हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम चैप्टर 2 समायोजन संबंधित अंतिम खाते के बारे में हम आपको बताएंगे कि समायोजन में जब हम अंतिम खाते बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अंतिम खाते में जब हम समायोजन का यूज़ करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उन सारे टॉपिकों को आज हम आपको समझाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट इसे ध्यान से समझिएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो वीडियो ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। व्यापार की पुस्तकों में अपूर्ण या न लिखे गए लेन देनों का नियमानुसार लिखने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ठीक है, तथा इस प्रकार के जो लेखे किए जाते हैं वे समायोजन लेखे कहलाते हैं। किस प्रकार के लेखे समायोजन कहलाते हैं? जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि जो लेन देन हम करते हैं, ठीक है, जिनका लेखा खातों में नहीं हो पाता है या फिर अपूर्ण रह जाता है यानी अधूरा रह जाता है, तो उन्हें वर्ष के अंत में अंतिम खाता बनाते समय नियमानुसार खाते में ठीक प्रकार से लिखने को समायोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आया आपको समझ में? जो लेन देन हम करते हैं जिनका लेखा जोखा हमारा रह जाता है उन्हें हम लेखा बनाते समय उन्हें पूर्ण करते हैं। किस तरीके से करते हैं? जब हम समायोजन को लिखेंगे तो वो हमारा किस में आएगा? अंतिम खाते बनाते समय नियमानुसार ठीक प्रकार से उसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे मैं आपको आगे बताती जाऊंगी वो आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो हमारी कुछ प्रमुख समायोजनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि वो अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन में आएंगे तो किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रमुख समायोजनाएं जो हैं वो हमारी सबसे पहले अंतिम रहतिया है जो आप देख रहे होंगे। अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? अंतिम रहतिया होता क्या है? वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वो हमारा अंतिम रहतिया होता है। अब इसकी जो तलपट है वो इसे कैसे, मतलब इसे तलपट में जब हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? वो मूल्यांकन अंतिम रहतिया बनाने के पश्चात होगा। लेकिन इसका यूज़ समायोजनों में यदि हम करेंगे तो वो कहाँ कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले याद रखना कि जब हम इसे करेंगे तो व्यापार खाते में करेंगे। किस में करेंगे? व्यापार खाते में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समायोजना पहला हम प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी, इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी 2 जगह आती है। तो ये जो समायोजनाएं हैं जब हमारी 2 जगह आएंगी तो हम इन्हें किस तरीके से लिखेंगे? पहला हम व्यापार खाते में लिखेंगे और दूसरा हम किस में लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हम कहाँ पे लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ गया कि व्यापार खाते में और आर्थिक खाते में लिखेंगे, यानी कि आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे, हम चिट्ठा बोल देंगे इसे। ठीक है, यानी आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा, जब हम इसे व्यापार खाते और आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे तो हमारा ये आता कहाँ पर है? व्यापार खाते में आएगा। वो हमारा व्यापार खाता जो कि हमारा क्या है? धनी पक्ष में आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा? हमारा धनी पक्ष। तो सभी को पता होना चाहिए धनी पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं धनी पक्ष को? क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा जो आएगा आर्थिक चिट्ठे में जो आएगा वो हमारे किस में आएगा? संपत्ति पक्ष में। तो प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है संपत्ति पक्ष में। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी 2 जगह आती है। पहली अंतिम रहती है, अगर क्वेश्चन में आए आपका समायोजन में तो व्यापार खाते के वो धनी पक्ष में आएगा, और अगर वो दूसरे उसमें आएगा तो वो किस? आर्थिक चिट्ठे में आएगा, और आर्थिक चिट्ठे में किस साइड आएगा? वो संपत्ति पक्ष में आएगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अदत्तव्यय। अदत्तव्यय होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लो। ऐसे व्यय जो चालू वर्ष के अंत में देने से शेष रह जाते हैं, अर्थात सेवाएं प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं? अदत्तव्यय बोलते हैं। अब अदत्तव्यय होते कैसे कैसे, कौन कौन से होते हैं? वेतन होता है, क्या होता है? किराया, ब्याज, ये सब चीज़ आदि एक्सेट्रा हमारी जो होती हैं ये हमारी आदत होती हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हमारी क्वेश्चन में आए तो ये हमारी पूछी जाएंगी। वो क्वेश्चन में ही कह देगा कि वेतन पर आदत है आपका कितने रुपए है? 100 रुपये है। तो आदत हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको ये लिखना है।
अदत्त हमारा आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ये हमारा आता किस किस में है ये देख लीजिए। ये हमारा लाभ हानि खाते में आता है। ठीक है, किस में आता है? लाभ हानि खाते में। और दूसरा आर्थिक चिट्ठे में, चिट्ठे में। तो स्टूडेंट आपने ये चीज़ तो देख ली। अब लाभ हानि खाते में आता कहाँ कहाँ पर है? तो लाभ हानि खाते में किस साइड लिखेंगे हम? ये ऋणी पक्ष में लिखेंगे। किस साइड लिखेंगे हम? ऋणी पक्ष में, यानी कि डेबिट साइड। फिर उसके बाद में आर्थिक चिट्ठे में कहाँ पर आता है? ये दायित्व पक्ष में आता है, यानी कि लायबिलिटी साइड, दायित्व पक्ष में। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पर अदत्त व्यय दो जगह आएगा, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लिया जाता है कि प्रमुख समायोजनाएं बताइए और कौन कौन सी होती है वो भी बताइए, उसके बारे में समझाइए। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूले के बेस पर जैसे किस तरीके से करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लिया कि अदत्त व्यय हमारा किस किस में आता है, अदत्त व्यय होता क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे व्यय जो चालू वर्ष के अंत में देने से शेष रह जाते हैं, अर्थात सेवाएं प्राप्त कर ली जाती है। किस किस में? वेतन, किराया, ब्याज, मजदूरी आदि एक्सेट्रा, इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये किस साइड आते हैं? लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है और ध्यान में रखनी है, ताकि जो मैं आपको बताऊं वो आपको एग्जाम में ऐसे ही बना करके या फिर समझ करके लिख ले, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है स्टूडेंट, तो पूर्वदत्त व्यय होते क्या है? तो पूर्वदत्त व्यय यहाँ पर आपके दे रखे हैं ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष के से संबंधित होते हैं, लेकिन चालू वर्ष में पेशगी दे दी जाती है। अब अदत्त व्यय मैंने आपको बताया है, अदत्त व्यय जब हम इसमें लिखेंगे तो याद रखना स्टूडेंट, अदत्त व्यय को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम? इन दोनों पक्ष को हम जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जोड़ते हैं, इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट इतना ध्यान रखना, जो पूर्वदत्त व्यय है वो हमारा क्या होगा? मैंने अभी बताया ऐसे व्यय जो आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, लेकिन चालू वर्ष में पेशगी दे दी जाती है, सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, इनकी सेवाएं प्राप्त नहीं होती है, इनकी सेवाएं प्राप्त कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बीमा की किस्त। अब बीमा की किस्त है, टेलीफोन व्यय है, दुकान का किराया है, तो सिंपल सी बात है ये आपको देना पड़ेगा, प्रीपेड करना पड़ेगा। भाई रेंट है, रेंट पे आप रह रहे हो तो उसका रेंट तो देना पड़ेगा। किस्त है, किस्त भी आपको जमा करनी पड़ेगी। दुकान का किराया है, वो भी आपको देना पड़ेगा। टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन में जब आप फ़ोन में ही आप क्या करते हो, उसको प्रीपेड कराते हो, तो सिंपल सी बात है आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें किस किस में आती है? लाभ हानि खाते में आती है। किस में आएगी? जो भी चीज़ें हैं हमारी खर्चे की वो लाभ हानि खाते में आती है, और किस में आएगी? हमारी आर्थिक चिट्ठे में आएगी। तो प्रत्येक चीज़, प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी दो जगह आती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो लाभ हानि खाता हमारा यहाँ पे दे रखा है। लाभ हानि खाता किस में आएगा? ऋणी पक्ष में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणी पक्ष में क्या आएगा? पूर्वदत्त व्यय। फिर आर्थिक चिट्ठा जो आएगा वो आर्थिक चिट्ठा हमारा संपत्ति पक्ष में आएगा, यानी कि एसेट साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों क्या करके आएंगे ये याद रखना। पूर्वदत्त व्यय अदत्त व्यय को हमने जोड़ा था, तो पूर्वदत्त व्यय हमारा घटता है, तो घटाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाकर। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आपको समझ में आया, घटाकर लिखेंगे। उपार्जित आय, अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, उपार्जित आय। उपार्जित आय होता क्या है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि उपार्जित आय वे आय होते हैं जो चालू वर्ष में कमा तो लिए जाते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में प्राप्त नहीं होते। इन्हें कमा तो लेते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में हम इनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये आगामी वर्ष से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं? ऋण पर ब्याज। सिंपल सी बात है, आप लोन ले रहे हो, उस पर ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो प्राप्त होने वाला किराया, यानी कि आप रेंट पर किसी को दे रहे हो, तो आपको प्राप्त किराया कब प्राप्त होगा? जब वो महीना पूरा लास्ट में चला जाएगा। अब क्या होता है? स्टार्टिंग में जमा कर ले देते हैं। अब छूट है, कमीशन है, जब आप बुक्स को लेंगे, मान लें कि सपोज करो आप कोई दुकान पर परचेज करने जा रहे हो बुक को, तो वो आपको छूट दे सकता है। ठीक है, अब मान लिया छूट कैसे है? छूट दो तरीके भी होती है, जैसे कि हमारा बैंक से छूट मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ब्याज मिल रहा है। तो इस तरीके के जो कमीशन है,
बुक्स पर, इन चीज़ों पे, ये हमारे उपार्जित आय में आते हैं। अब ये क्या है, हमारे उपार्जित आय किस किस में आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये लाभ हानि खाते में, और आर्थिक चिट्ठे में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब लाभ हानि खाते के कौन से पक्ष में आते हैं, धनी पक्ष में आते हैं, यानी क्रेडिट साइड। उसके बाद में ये संपत्ति पक्ष में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है। दोनों चीज़ ये कहाँ पर आती है, जोड़कर आती है। कहाँ पर आती है, जोड़कर दिखाई जाती है। अब जोड़कर कैसे दिखाई जाएगी, सभी स्टूडेंट इसे ध्यान से समझे। उसने कहा है जब हम इन मदों को दिखाते हैं, यानी कि इनके पक्ष दिखाते हैं, लाभ हानि खाते को जोड़कर आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। पूर्वत व्यय मैंने आपको बताया था, उपार्जित आय मैंने बताया था। उपार्जित आय किस किस में किया जाता है भाई, किराए पर, किराया, छूट, ठीक है, कमीशन। मैं आपको समझा रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ वो आप लिख भी सकते हो, आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय होता क्या है, यानी 5th पॉइंट, अनुपार्जित आय यानी कि जो ऐसी आय जो चालू वर्ष में पेशगी तो प्राप्त कर ली जाती है, पेशगी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन कमाई क्या होती है, कमाई नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन जिनका धनराशि अग्रिम प्राप्त हो चुकी है वो अनुपार्जित आय होती है। अब वो किस तरीके से होती है ये भी आप समझ ले कि ये आगामी वर्ष संबंधित होती है, चालू वर्ष के अग्रिम रूप में प्राप्त होती है। क्या, अनुपार्जित आय। अब अनुपार्जित आय किस किस में आती है ये मैं आपको बता दूं, ये लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है। ठीक है, और वो कैसे कैसे आती है, लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में। स्टूडेंट, जो मैं आपको ये बता रही हूँ इस बात का ध्यान रखना कि ये आपके क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले इसका बेस समझा रही हूँ कि ये किस किस जगह आने वाले हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये पूछे जाने वाले हैं, इनसे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन में, इसलिए मुझे ये आपको डीपली समझाना है। ठीक है, तो ये बेस अगर आपने समझ लिया तो मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है स्टूडेंट। तो लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा किस किस में, लाभ हानि खाता जो है वो कहाँ पर आएगा, धनी पक्ष में, क्रेडिट साइड, और आर्थिक चिट्ठे में जो आएगा वो किस साइड आएगा, हमारा दायित्व पक्ष में, यानी कि लायबिलिटी साइड। अब ये क्या किया जाता है, ये जोड़कर दिखाया जाता है या घटाकर दिखाया जाता है, ये और देख लीजिए। तो ये स्टूडेंट हमारा घटाकर दिखाया जाता है। किस में घटाकर दिखाया जाता है, लाभ हानि खाते में। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आएगा लेकिन घटाकर दिखाया जाता है। ये उपार्जित आय लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आएगा लेकिन जोड़ के दिखाया जाता है। स्टूडेंट, ये अगर आर्थिक चिट्ठे में आए तो इसे हम घटाकर जोड़कर कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमारी एडजस्टमेंट में दे रखी होती है हम वही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये केवल जो बात कही जा रही है जोड़कर घटाकर, ये लाभ हानि और व्यापार खाते में ही की जा रही है। आर्थिक चिट्ठे में हम जो धनराशि दिखाते हैं वो जितनी भी दी हुई होती है एडजस्टमेंट में, हम उतनी की उतनी लिखते हैं। ये केवल जो हमारी लाभ हानि खाता है ये केवल घटाकर इसी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, संपत्तियों पर हाश। संपत्तियों पर हाश कब किया जाता है, संपत्तियों के हाश सभी बच्चों को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि संपत्ति होती क्या है आपकी, जैसे मशीन। ठीक है, अब अगर आपकी मशीन ख़राब हो गई है तो मशीन को ठीक करना, तो ऐसी संपत्तियाँ होती है। चलो इसके बारे में आपको बता दूं, संपत्ति पर हाश किस तरीके से होता है। प्राय संपत्तियों का निरंतर प्रयोग में आने के कारण, यानी कि जब भी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, मशीन वगैरह, उनके मूल्य में कमी आ जाती है। वह मूल्य में कमी उनके टूट फूट या घिसावट के कारण आती है। मान लिया कि कोई मशीन ख़राब हो गई है या फिर टूट गई है या फिर कुछ घिसावट, ज़्यादा यूज़ करने से घिसावट हो चुकी है, तो वो हमारा हाश या कटौती के रूप में आएगा। अब ये आता किस किस जगह पे है ये भी आप देख लीजिए। ये लाभ हानि खाते में और आर्थिक चिट्ठे में आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लाभ हानि खाते के किस में आता है, ऋणी पक्ष में आता है। किस में आता है, ऋणी पक्ष में।
यानी कि डेबिट साइड, और आर्थिक चिट्ठे में कहाँ पर आता है, संपत्ति पक्ष में। अब मैं आपको बताऊंगी घटाना कहाँ पर है। स्टूडेंट, लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में तो हम ये ऐसे के ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये संपत्ति का जो भी हाश दे रखा है वो हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यदि आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति दे रखी है और उस पर हाश हो रहा है, तो हम आर्थिक चिट्ठे में क्या करते हैं, घटाकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, घटाकर लिखते हैं। ठीक है, मान लिया कि कोई मशीन है, उस पर 10% का हाश है, तो 10% निकाल करके वो तो आप ऋणी पक्ष में लिख दोगे, लेकिन जो निकल कर आएगा वो, मान लिया आपका 2000 की संपत्ति है मशीन की, 2000 का आप 10% निकाल रहे हो तो 200 आएगा, तो 200 को आप 2000 में से घटा करके आप आर्थिक चिट्ठे में दिखा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे कराऊंगी आपको, उससे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज किस कंडीशन में होता है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पूंजी पर ब्याज कब कब होता है। यदि व्यापारी स्वयं व्यापार में पूंजी न लगाकर अन्य किसी ऋण के रूप में प्राप्त करते हैं तो उससे ब्याज देना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आपने समझ ही लिया होगा जो मैंने बोला है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि व्यापारी व्यापार में रुपया न लगाकर, व्यापार में वो रुपया नहीं लगा रहा है, उसे धनराशि को कहीं विनियोजित कर रहा है, ठीक है, और विनियोजित राशि पर ब्याज प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या होता है हमारा, ये पूंजी पर ब्याज होता है। अब स्टूडेंट ये आता कहाँ कहाँ पर है, लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में। कहाँ पर आता है, लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए लाभानी के किस में आता है, ऋणी पक्ष में। किस में आता है, ऋणी पक्ष में, डेबिट साइड यानी। उसके बाद में आर्थिक चिट्ठे में आता है, वो कहाँ पर आता है, दायित्व पक्ष में। कहाँ पर आता है, दायित्व पक्ष में। स्टूडेंट ये मैं आपको बता दूं, ये दायित्व पक्ष यानी कि लायबिलिटी साइड है, और यदि पूंजी पर ब्याज दे दिया जाता है तो स्टूडेंट ये हमारा कैपिटल में ही जुड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब कैपिटल में आपको पता होना चाहिए जब ये जुड़ेगा स्टूडेंट, तो ये कहाँ पर जुड़ेगा, आप मान लिया आपको कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी पर ब्याज है और पूंजी में ही आपको जोड़ना है ये। ठीक है, किस में करना है, आर्थिक चिट्ठे में। तो यहाँ पर क्या करके दिखाओगे, जोड़ कर दिखाओगे। ठीक है, किसमें, पूंजी में जोड़ोगे। स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद आता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कब दिया जाता है स्टूडेंट, ये आपका 8th पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, आहरण पर ब्याज होता क्या है, मैंने आपको बताया कि व्यापारी समय समय पर अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार में कुछ रुपया माल निकाल लेता है। ठीक है, कहाँ पर, अपने व्यापार से कुछ रुपया या माल निकाल लेता है, उसे हम आहरण या निजी व्यय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आता कहाँ कहाँ है, ये देख लीजिए, लाभानी खाते में, खाते और आर्थिक चिट्ठे में। अब स्टूडेंट ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिस्टेक करते हैं इसमें। अगर आपने ये चीज़ समझी है तो ये आपको आसान हो जाएगी। अब लाभ हानि खाता है स्टूडेंट, ये लाभ हानि खाता जो आएगा वो आपका धनी पक्ष में आएगा। ठीक है, और ये हमारा किस साइड आएगा, ये हमारा दायित्व पक्ष में आएगा। कहाँ आएगा, दायित्व पक्ष में। तो स्टूडेंट जब हम इसे आहरण पर ब्याज निकालते हैं तो ये हमारा धनी पक्ष में आ जाएगा, लाभ हानि खाते में। लेकिन ये हमारा आर्थिक चिट्ठे में जब हम लिखेंगे दायित्व पक्ष में, तो ये हम किस में लिखेंगे, पूंजी में आप इसे घटाकर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी जो आर्थिक चिट्ठे का दायित्व पक्ष है, आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटाकर लिखेंगे, आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटाकर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करना है, आपको घटाकर लिखना है। आपका आहरण दे रखा होगा, ठीक है, उस आहरण पर आप ब्याज निकालोगे। समझ में आ रहा है आपको, आहरण पर जब आप ब्याज निकालोगे, उस आहरण को आप, आहरण पर ब्याज दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी पूंजी में से घटाकर दिखा दोगे। स्टूडेंट ये आपने समझा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9th वाला। 9th वाला है प्राप्य या अशुद्ध ऋण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपको समझना है। ये हर क्वेश्चन में आपके आने वाला है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है कि अशुद्ध अप्राप्य अशुद्ध ऋण होता क्या है। वर्तमान में व्यापारी जब लेन देन करता है, आपस में लेन देन करता है, तो व्यापारिक अवधि के अंदर उधार बेचे गए माल को पूरा रुपया वसूल नहीं हो पाता है। ठीक है, जब कोई व्यापार होता है और व्यापार लेन देन कर रहा है, वो पूरा पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा क्या समझता है, वो डूब जाता है। कुछ रुपया तो डूब जाता है, कुछ वसूल होने पर संदेह होता है, मतलब हमें संकोच होता है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, जो रुपया वसूल
नहीं हो पाता है देनदारों को जिनका भुगतान करने से वो इनकार कर देता है, तो वो हमारा अशुद्ध ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? अशुद्ध ऋण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपका पैसा जो मर जाए, जो आपको उम्मीद ही ना रहे कि मिले नहीं, ठीक है, वसूल नहीं हो पा रहा है, कुछ रुपया आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, और जिसमें आपको संकोच हो रहा है, वो आपका अशुद्ध ऋण होगा। अब अशुद्ध ऋण आता कहाँ पर है? लाभ हानि खाते में। और दूसरा कहाँ पर आता है? आर्थिक छुट्टे में। स्टूडेंट, लाभ हानि खाते की किस में दिखाया जाता है? ऋणी पक्ष में। और ये कहाँ पर दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्टे के किस में दिखाएंगे? ये आर्थिक चिट्टे के ये हमारे संपत्ति पक्ष में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, संपत्ति पक्ष में। अब स्टूडेंट ये देख लीजिए, ये आएगा किस तरीके से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में आता है और आर्थिक चिट्टे के संपत्ति पक्ष में। कब दिखाएंगे? देनदारों में से घटाकर। किस में से दिखाएंगे? देनदारों में से घटाकर। ठीक है स्टूडेंट, आपको दिख गया होगा। स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अशुद्ध और संदिग्ध ऋण संचिति, यानी कि एक तो होता है बैड डेब्ट, इसे इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, इसे इंग्लिश में बैड डेब्ट बोलते हैं, इसे ओल्ड रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा निकल के आएगा वो न्यू रिजर्व के रूप में भी निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो दे रखा है अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणात्मक संचिति, हमारा होता क्या है? व्यापारी का यह संदेश बिल्कुल इसी की तरीके से होता है जो इसमें टॉपिक बताया है, सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। व्यापारी को यह संदेश रहता है कि संदेह रहता है कि उसे सभी देनदार के समस्त रुपया प्राप्त नहीं होगा। किसी आधार के व्यापारी देनदारी या शुद्ध ऋण संधि या उचित व्यवस्था प्राप्त भूतकालीन अनुभवों से एक निश्चित प्रतिशत से संचिति बनाता है। अब कैसे बनाता है? लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठे से। स्टूडेंट, ये बहुत जो टॉपिक है आज का, ये वाला ओल्ड रिजर्व में ये कहेगा कि मान ले कि आपको कुछ रुपया है, ठीक है, आपको दे दिया, आधा रुपया आपको संदेह में रह रहा है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, उसमें क्या होगा कि आपको जो पैसा मिलेगा, आपको उम्मीद है वो कई वर्ष बाद मिल रहा है। ठीक है, संदेह होने के बाद भी आपको कई वर्ष बाद मिल रहा है, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है, ये भी मर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड रिजर्व में आ जाएगा, यानी कि जो काफ़ी टाइम बाद पैसा मिल रहा है वो ओल्ड रिजर्व में आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा है फिर भी, वो अशुद्ध ऋण है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आता किस में? ये लाभ हानि खाते में आता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ पर आता है? लाभ हानि खाते में और आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है स्टूडेंट, आर्थिक चिट्ठे में लाभ हानि के ऋणी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। किसमें? संपत्ति पक्ष में। ऊपर मैंने बताया था बिल्कुल सेम है, ऐसी कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें ओल्ड रिजर्व आ रहा है। ये भी किस में से दिखाएंगे? देनदारों में से घटाकर दिखाएंगे, देनदारों में से घटाकर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको ये बता दूं कि जब हम कोई संचिति निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? संचिति को इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। फिर अगर हमारे जब संचिति निकालेंगे तो हम सबसे पहले न्यू रिजर्व निकालेंगे, यानी न्यू संचिति निकालेंगे। उसमें हम बैड डेब्ट्स को प्लस करेंगे, यानी कि अशुद्ध ऋण को प्लस करेंगे। उसके बाद पुरानी संचिति यानी कि ओल्ड रिजर्व, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान है। उसके बाद में देखते हैं देनदारों पर छूट के लिए संचय, ये किस तरीके से करना है। ये हमारा टॉपिक मेन टॉपिक है, देनदारों पर छूट के लिए संचय, क्योंकि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये निकालना कैसे निकालना है ये समझाना बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये टॉपिक आएगा आपके क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, व्यापारी शीघ्र प्राप्त करने से उद्देश्य अपने देनदारों को यह सुविधा प्रदान करता है कि यदि वे एक निश्चित समय के अंदर धनराशि को पूर्ण भुगतान कर देंगे तो वह निश्चित प्रतिशत की छूट प्रदान कर देगा। तो इस तरीके का जो ये आ रहा है, तो इसमें कैसे करना है ये आपको ध्यान देना है कि देनदारों में अशुद्ध ऋण संचिति मैंने आपको बताई है ऊपर। ठीक है, अशुद्ध ऋण संचिति, देनदारों में से अशुद्ध ऋण संचिति
तो निकाल देते हैं, लेकिन छूट अगर दे दी जाए तो छूट संचिति दोनों को ही निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देनदारों में से शुद्ध ऋण संचिति को राशि को ज्ञात करके घटा देना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपके देनदार 2000 है, 10% की छूट है, उसे घटा दिया। घटाने के बाद में आपका न्यू रिजल्ट निकल के आया। न्यू रिजल्ट को आप क्या करेंगे? उसे घटा देंगे। घटाने के बाद में आपको बोल दिया अलग से कि 2% छूट के लिए संचय किया गया है, तब जा करके आप 2% को उसमें से और निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया। अब ये आता किस में है? लाभानी खाते में। किस किस में आता है? लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में। आर्थिक चिट्ठे में। स्टूडेंट इतना समझ में आया। अब लाभानी खाते में कहाँ पर आता है? लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में आता है। कहाँ पर आता है? ऋणी पक्ष में। ठीक है स्टूडेंट, ये ऋणी पक्ष में आता है। उसके बाद में आर्थिक चिट्ठी के कहाँ पर आएगा? संपत्ति पक्ष में। संपत्ति पक्ष में आएगा। और इस संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं लेनदारों पर छूट के लिए संचय। ये टॉपिक है आपका 12, लेनदारों पर छूट के लिए संचय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कह रखा है कि जिस प्रकार व्यापारी अपने लेनदारों को निश्चित समय के अंदर भुगतान प्राप्त करने पर छूट प्रदान करता है, यानी कि जो लेनदार है वो क्या करेगा? अपना एक निश्चित समय रखेगा जिसमें वो भुगतान प्राप्त करने की छूट प्रदान करेगा कि मैं इस टाइम तक की आपको छूट प्रदान कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये किस किस में आएगा? ये भी आपका लाभानी खाते में। कहाँ पर? लाभानी खाते। और कहाँ पर? आर्थिक चिट्ठे में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक एडजस्टमेंट हमारी 2 जगह आती है। हम 2 जगह लिख रहे हैं, कोई लाभानी खाते में आ रहा है आर्थिक चिट्ठे में, तो कोई व्यापार खाते आर्थिक चिट्ठे में आ रहा है। ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में जरूर आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, लाभ हानि को व्यापार खाते और ये आपस में चेंज भी हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारी प्रत्येक एडजस्टमेंट है वो आर्थिक चिट्ठे में जरूर आएगा। जिसे हमने बताया लाभानी खाते में, वो लाभानी खाते में ही रखिएगा, और जो आर्थिक चिट्ठे में है वो आर्थिक चिट्ठे में। अब लाभानी खाते में कौन से पक्ष में आएगा? लाभानी खाते के वो धनी पक्ष में आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा? धनी पक्ष में। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा कहाँ पर आएगा? दूसरा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आएगा। कहाँ पर आएगा? दायित्व पक्ष, यानी कि लायबिलिटी साइड। अब दायित्व पक्ष में आएगा तो सही, लेकिन वो क्या आएगा? लेनदारों में से घटाकर आएगा। लेनदारों में से घटाकर आएगा। स्टूडेंट, जो मैंने आज ये टॉपिक समझाया है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है हमारा 10 नंबर का आपके बन के आएगा। तो इसलिए जो टॉपिक मैंने आज आपको डीपली समझाया है, इसे समझिए और करिए कि ये हमारा कितना ज़्यादा आसान है, और आप जितना इसे प्रैक्टिस में करोगे, ठीक है, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में आता है या आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में आता है, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा टॉपिक और है अन्य समायोजनाओं में जो आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अन्य समायोजनाएँ होती क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। निजी कुछ अन्य समायोजनाएँ होती हैं जिसमें हम परचेज ही लिख सकते हैं। ठीक है, परचेज लिख सकते हैं। उनका ठीक अपोजिट कैसे समझना है आपको ये देखिए। निजी प्रयोग के लिए यदि माल निकालना है, यदि माल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो निजी को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। निजी ड्राइंग के लिए कर रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, इसमें हम परचेज लिखेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि परचेज ऑलवेज हमारा डेबिट में आता है, क्रेडिट में नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो अन्य समायोजन बता रही हूँ मैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए परचेज कहाँ कहाँ पर आता है। ठीक है, दान और नमूने। दान और नमूने यानी कि डोनेशन और एडवर्टाइज, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर ओनली डोनेशन लिखा है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट, टू परचेजेज अकाउंट, तो यहाँ पर भी परचेज आएगा। जब भी आपका दान और नमूने के बारे में बात की जाए तो हम परचेज लिखेंगे। याद रखिएगा, हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो माल का अग्नि द्वारा नष्ट हो जाना है। यदि हमारा माल अग्नि द्वारा नष्ट हो जाता है तो वो हमारा इंश्योरेंस क्लेम होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू किसका होता है? याद रखना हमेशा, इंश्योरेंस क्लेम जब भी माल नष्ट होगा वो हमारा व्यापार खाते से होगा, यानी हमारा ट्रेड से होगा, तो ट्रेड अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, माल हमेशा कहाँ पर होता है? व्यापार खाते में नष्ट होता है। इंश्योरेंस जब भी हम लेंगे तो अपनी ही कंपनी, अपने ही दुकान या फिर अपनी ही
माल से लेंगे जो हमारा ट्रेड इंश्योरेंस क्लेम जिस पर हम कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब फोर्थ पॉइंट में है ऋण पर ब्याज। हमेशा ऋण पर ब्याज, इस बात का ध्यान रखना, ऋण पर ब्याज मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि वो आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत व्यय पर होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग को मैंने अभी बताया है अदत व्यय बोलते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट पे क्या दे रखा है, प्रबंधक पर कमीशन। जब भी प्रबंधक का कमीशन है वो प्रॉफिट और लॉस पर होता है। ठीक है, यानी कि कहीं उसे प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं उसे लॉस होगा, तो उसे पता लगाना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी&एल एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आगे देखिएगा, आगे क्या दे रखा है, जब कमीशन सकल या शुद्ध लाभ एक पर निश्चित हो तो क्या करेंगे, कमीशन निकालेंगे किस पर, ग्रॉस प्रॉफिट पर और नेट प्रॉफिट पर। उसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि जब हम कमीशन निकालते हैं सकल लाभ पर शुद्ध लाभ पर तो किस तरीके से निकालते हैं, मान लिया। फिर उसके बाद में जब कमीशन शुद्ध लाभ पर जो कमीशन घटाने के पश्चात उसे निश्चित प्रतिशत हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीपल रेट ऑफ कमीशन किस तरीके से करेंगे। मान लिया कि हमें कमीशन किसी पर भी मिल रहा है, मान लिया मशीन पर हमें एक तरीके से हार्श हो रहा है कमीशन, शुद्ध लाभ पर हमें कमीशन हो रहा है नेट प्रॉफिट पर कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो मान लिया शुद्ध लाभ हमारा 50,000 का है, मल्टीपल 20 नीचे लिख देंगे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन जितना भी दे रखा है 10/20 जितना भी दे रखा है वो हम प्लस कर देंगे, जितने भी प्रॉफिट में बोल रखा है, यानी 120 बोल रखा है तो 120 लिख देंगे यहाँ पर, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझना है। यहाँ पे दे रखा है प्रबंधक को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, क्योंकि कमीशन मुझे आपको समझाना है। आपको दोनों टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं और कमीशन किस तरीके से दिखाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कमीशन, प्रबंधक को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है जो कमीशन घटाने के बाद निकाला जाता है। यदि कमीशन घटाने से पूर्व शुद्ध लाभ 8800 रुपये हो तो प्रबंधक का देय कमीशन राशि ज्ञात कीजिए। अब राशि मैंने अभी आपको बताया, ऊपर फॉर्मूलेस भी दिखाए हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे। अब ये कमीशन जैसे हमारे दे रखे हैं तो ये हमें निकालना किस तरीके से इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में कैसे लगाना है। ठीक है, ये मैं आपको आप बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ जाएंगे शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ऑप्शन टाइप में, लॉन्ग में भी आ जाएगा हो सकता है, बट लॉन्ग में थोड़ा चांस कम होता है क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई है। चलिए देखते हैं इसका हल करते हैं। मैंने आपको बताया सब कुछ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कमीशन की राशि हमें निकालनी है, कमीशन की राशि हमें निकालनी है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो चार्ज कितना है हमारा 8800 का है, मैंने यहाँ पर 8800 लिख दिया है। मल्टीपल कितना बोला है उसने बोला है उसके बाद रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन कितना दे रखा है 10%, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ। नीचे क्या करेंगे हम 100 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा कमीशन को भी जोड़ देंगे, रेट ऑफ कमीशन को भी हम 100 में जोड़ देंगे, दे रखा है ना, सबको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करा हमने, 8800 मल्टीप्लाई 10 बाय, इनको हम जोड़ देंगे तो 1110 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ दिखाई देगी होगी। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, भाई 0 से 0 गई, 11×8 = 88 इजिकल टू 8 का 8, एक 0 आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी और एक 0 यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ गया हमारा 800 निकल करके आया है। ये 800 क्या है हमारा रुपए में है, तो रुपए में पूछा है तो हम रुपए में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक था आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आपने ये समायोजनाएं करी, मैंने आपको पहले ही बताया 10 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। स्टूडेंट, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर्स भी करें जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे को, ताकि आप सभी को वीडियो मिलती रहे हमारी। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपने समझ ही लिया होगा, तो थैंक यू सो मच।